सुस्वागतम। शशि ज्ञान पथ में आपका स्वागत है। शशि ज्ञान पथ आपको सही व विश्वसनीय जानकारी देता है। आपको सफलता दिलाने वाला चैनल शशि ज्ञान पथ है। हर शिक्षक की पहली पसंद शशि ज्ञान पथ है। हमारे प्रिय प्रतियोगियों, आज हम हिंदी व्याकरण में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। तो चलें देखते हैं। बुंदेली का क्षेत्र है। बुंदेली का क्षेत्र है। आपका सही ऑप्शन है बुंदेली का क्षेत्र है। आपका ऑप्शन सामने है, झांसी, जालौन, दतिया। अगला प्रश्न है आपका, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। उसे स्रोत भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? ऑप्शन आपके सामने है। पश्चिमी हिंदी। आपका सही ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी ब्रज भाषा हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत है। ब्रज हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत है? ब्रज हिंदी की पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। अगला प्रश्न आपका है, पूर्वी हिंदी के क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? ऑप्शन आपके सामने है। पूर्वी हिंदी के क्षेत्र में जयपुरी बोली नहीं बोली जाती है। यह बोली राजस्थान की बोली है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र की बोली है। अगला ऑप्शन आपका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। कन्नौजी। कन्नौजी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, जबकि बुंदेल में, हड़ौती राजस्थान में, बांगरू पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। अगला प्रश्न आपका है, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। मथुरा और वृंदावन में ब्रज भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। उत्तर प्रदेश की बोली मेवाती नहीं है, यह राजस्थान की बोली है। अगला प्रश्न आपका है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है, जबकि प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश ये प्राचीन भाषा हैं। कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। जयपुरी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। जयपुरी बोली राजस्थान की बोली के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न आपका है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है। पंजाब में हिंदी का प्रचार श्रद्धाराम फुल्लौरी ने किया।
निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। जयपुरी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है या राजस्थान की बोली है। अगला प्रश्न है, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। जयपुरी का स्थानीय नाम ढूंढाड़ी है। यह पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। अगला प्रश्न आपका है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? ऑप्शन आपके सामने है। 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था। अगला प्रश्न आपका है, 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? ऑप्शन आपके सामने है। राजभाषा का दर्जा दिया था। 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया था। अगला प्रश्न है आपका, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा अगला प्रश्न आपका है, हिंदी दिवस। अगला प्रश्न आपका सामने है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। 343 संविधान के 343 अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न आपका है, संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। ऑप्शन आपके सामने है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन सन 1955 में किया था। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन सन 1955 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न आपका है, हिंदी की आदि जननी क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। अगला प्रश्न आपका है, लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? ऑप्शन आपके सामने है। लिपि की आवश्यकता भाषा लिखने में होती है, भाषा के लिखने में पड़ती है। अगला प्रश्न आपका है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। अगला प्रश्न आपका है, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। वर्तमान हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। अनुच्छेद
343(1) में भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा किस भाषा की उत्तराधिकारी है? हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारी है? ऑप्शन आपके सामने है। हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी है। अगला प्रश्न आपका है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। ऑप्शन आपके सामने है। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है आपका, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों की व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? यहाँ चिन्हों दिया है, जबकि आपका सही शब्द है चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? आपका सही ऑप्शन है लिपि। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन आपके सामने है। ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न आपका है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। अगला प्रश्न है आपका, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन आपके सामने है। अवधी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। नहीं, हाँ सही है। अवधी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला प्रश्न आपका है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? ऑप्शन आपके सामने है। हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अगला प्रश्न आपका है, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य भोजपुरी बोली जाती है। अगला प्रश्न आपका है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। ऑप्शन आपके सामने है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र मथुरा है। अगला प्रश्न आपका है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो वह उपभाषा बन जाती है। यहाँ पर आपका प्रश्न समाप्त होता है।